आइए आइए मेरे प्यारे बच्चा, आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक का बात कर लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। और इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं फिजिक्स का टोटल 20 प्रश्न है, जो आप सभी छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो भी प्रश्न बताएंगे, इसमें से 7 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सभी मेरे प्यारे छात्र से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। सभी मेरे छात्र बताएंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है पोलेराइड से हम विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित करते हैं। पोलेराइड, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, पोलेराइड। चलिए अगला देखते हैं हम दूसरा नंबर में कहता है कि यंग के द्विछिद्र प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तीकरण उत्पन्न करने वाले दो तरंगों के बीच पथांतरण का मान नहीं होता है। कि यंग के द्विछिद्र प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तीकरण उत्पन्न करने वाले दो तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। 2 का देखना है। और 2 में आपका प्रश्न कर रहा है कि यंग के द्विछिद्र प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तीकरण उत्पन्न करने वाले दो तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। तो एन डेल्टा क्या होगा? एन डेल्टा, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, एन डेल्टा। चलिए अगला देखेंगे हम तीसरा में कहता है कि प्रकाश किरणें के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश किरणें के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। 3 का देखेंगे और 3 में आपका आंसर आ जाएगा विवर्तन। प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश किरणों के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। विवर्तन, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, विवर्तन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 में कह रहा है कि यदि व्यक्तीकरण करते हुए दो तरंगों के आयाम का अनुपात 4:3 हो तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। प्रश्न कर रहा है कि यदि व्यक्तीकरण करते हुए दो तरंगों के आयाम का अनुपात 4:3 हो तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। 4 का कह रहा है और 4 में आपका आंसर जो होता है ना वो हो जाएगा 49:1। क्या होगा? 49:1। तो और उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 49:1। चलिए अगला देखेंगे हम 5 में कहता है कि निम्नलिखित में किसी प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है। कि निम्नलिखित में किसी प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है। 5 का देखेंगे और 5 में आपका आंसर आ जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है इसका तरंग नहीं समझा जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए अगला देखेंगे हम 6 में कह रहा है कि एक ऐसी बड़ी घटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है वह डैश है। कि एक ऐसी बड़ी घटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है वह डैश है। 6 का देखेंगे और 6 में आपका आंसर आ जाएगा ध्रुवन जो है ना अनुप्रस्थ है। क्या है? तरंग अनुप्रस्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, ध्रुवन। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 में कहता है यंग के दुलिष्ट प्रयोग में अधिकतम LO है। यदि एक लिस्ट को बंद कर दिया जाए तब तीव्रता क्या होती है। प्रश्न कर रहा है कि यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में अधिकतम तीव्रता 10 है। यदि एक लिस्ट को बंद कर दिया जाए तब तीव्रता क्या होती है। 7 का देखेंगे और 7 में आपका आंसर होगा 10/4। क्या होगा? 10/4। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, 10/4। चलिए अगला देखेंगे हम 8 में कह रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक यू तरंगदैर्घ्य से संबंधित है। माध्यम का अपवर्तनांक यू तरंगदैर्घ्य से संबंधित है। याद रखना कि माध्यम का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो यू से संबंधित है। इनमें से कोई नहीं, मतलब यू से जो माध्यम का तरंगदैर्घ्य होता है वो इनमें से कोई भी ऐसा तरंगदैर्घ्य नहीं जिससे संबंधित हो। तो इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 9 में कहता है कि इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है। इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है तो अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए
10 का देखेंगे। 10 में कहता है एक द्विछिद्र प्रयोग में प्रकाश की जगह इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग किया गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या का ग्राफ पर्दे पर निरूपित करता है। तो भौतिक शास्त्र क्या होता है? प्रश्न कह रहा है कि एक द्विछिद्र प्रयोग में प्रकाश की जगह इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग किया गया और इलेक्ट्रॉन की संख्या का ग्राफ पर्दे पर निरूपित करता है। तो भौतिक शास्त्र क्या होता है? 10 का देखेंगे कि एक छिद्र प्रयोग में प्रकाश की जगह इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग किया गया है। कि एक द्विछिद्र प्रयोग में प्रकाश की जगह इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए लगाओ। चलिए अगला देखेंगे हम 11 का। 11 में कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। 11 का देखेंगे और 11 में आपका आंसर आ जाएगा पोलेराइड द्वारा। क्या होगा? पोलेराइड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, पोलेराइड द्वारा। चलिए अगला देखेंगे हम 12 का। 12 में कहता है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास में स्लेब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? 12 का देखेंगे अपवर्तित रहता है। जब प्रकाश की किरण ग्लास में स्लेब करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अपवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, अपवर्तित रहता है। चलिए 13 का। 13 में कहता है कि एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्य निर्वात में डैश डैश पथ की लंबाई है। कि एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्य निर्वात में डैश डैश पथ की लंबाई है। 13 का देखेंगे एन टी। क्या होगा? पथ की लंबाई निर्वात क्या हो जाएगा? एन टी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एन टी। चलिए अगला देखेंगे हम 14 नंबर में। 14 में कहता है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका का कारण हो जाएगा अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का। 15 में कहता है कि आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है परिकिरणन। परिकिरणन के कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है। क्या होता है कि आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है? वो परिकिरणन के कारण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका 16 में। 16 में कहता है कि सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहा जाता है? सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहा जाता है? 16 का देखेंगे और 16 में आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉनहोफर रेखाएं। फ्रॉनहोफर रेखाएं। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, फ्रॉनहोफर रेखाएं। चलिए अगला देखेंगे हम 17 में। 17 में कहता है कि शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। कि शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। 17 का देखेंगे, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर से शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 18 का। 18 में कहता है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर डैश होता है। कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर होता है। तो सौर की बात हो रही तो विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। मतलब कह रहा है कि सौर स्पेक्ट्रम का जो बैगनी रंग होता है लाल रंग की ओर से विचलन रहता है, घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 का। कि श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन होता है। कि श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने न्यूनतम विचलन होता है। 19 का देखेंगे लाल। मतलब कि श्वेत प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है प्रिज्म से प्राप्त करने के लिए न्यूनतम विचलन होता है लाल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट और आखिरी देखेंगे कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों से अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों से अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। 20 का देखेंगे लाल। क्या होता है 20 का? लाल। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, लाल। तो फाइनली मेरे प्यार पे छाती, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।